हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज सत्यम। आज हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है। आज हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब राज्य की शक्ति के बारे में यह दर्शाता है कि संविधान ने केंद्र को कितनी ज्यादा शक्तियां राज्य के ऊपर प्रदान की है। ठीक है। आर्टिकल 3 में देखिए क्या कह रहा है। संसद विधि के द्वारा फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी और बाय यूनाइटिंग two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। का मतलब है कि संसद विधि के द्वारा किसी भी या तो सेपरेशन करके, इससे अलग करके, या फिर दो हिस्सों को जोड़ करके एक नया राज्य और यूटी बना सकती है। इसे आप एक्सप्लेनेशन 2 के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दैट इंक्लूड्स the power to form a new state or UT by uniting a part of any state or UT to any other state or UT। इसका मतलब है कि संसद विधि के द्वारा किसी भी भूभाग में परिवर्तन करके, किसी भी राज्य में के भूभाग में परिवर्तन करके या तो जोड़कर या घटाकर एक नया राज्य और यूटी बना सकती है। उसके बाद बी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, साथ ही किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। यह शक्ति आर्टिकल 3 के द्वारा हमारी संसद को दी गई है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो प्रोवाइडेड यानी परंतुक में इसका प्रोसीजर दिया गया है कि आखिर संसद किस प्रकार से किसी इस प्रकार के परिवर्तन को करने में सक्षम होगी, तो वो भी देख लेते हैं। नो बिल, आर्टिकल कहता है कि नो बिल फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस, यानी इस प्रकार के चेंज लाने के लिए जो भी बिल लाया जाएगा वह डायरेक्टली किसी भी हाउस में नहीं रखा जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी होगा। और इसमें साथ में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सबसे पहले ऐसे बिल को राज्य के विधानमंडल में भेजेगा ताकि विधानमंडल इसके संबंध में अपनी राय को रख सके, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति उसे कुछ निहित समय प्रदान करेगा। और अगर वह डेडलाइन समाप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति इसे बढ़ाने का भी अधिकार रखता है। तो उस सीमा के पश्चात जब बिल वापस राज्य के द्वारा वापस आ जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुशंसित किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, और तत्पश्चात ही इसे संसद में रखा जाता है, और संसद में रखने के पश्चात इसे साधारण बहुमत के द्वारा ऐसे बिल को पास कर दिया जाता है और साथ ही साथ यह प्रभावी हो जाता है। ठीक है। एक बार और अच्छे से समझिए कि क्या प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करेगी, एक बिल बनाएगी और वह बिल जो है प्रेसिडेंट को देगी। प्रेसिडेंट क्या करेगा, राज्य के विधानमंडल को भेजेगा उसकी राय के लिए, कुछ समय के साथ, कुछ समय सीमा के साथ। अब इस समय सीमा के अंतर्गत यदि वह राज्य का विधानमंडल भेज देता है तो ठीक, अदरवाइज राष्ट्रपति चाहे तो इस समय सीमा को थोड़ा बढ़ा भी सकता है। और उस समय सीमा के समाप्ति के पश्चात जब राष्ट्रपति के पास वह बिल दोबारा आता है तो राष्ट्रपति इसे अनुशंसित कर देगा।
अनुशंसित कर सकेगा और इसके बाद इसे सदन में रखा जाएगा और सदन में रखने के पश्चात इसे साधारण बहुमत से यदि पास कर दिया जाए तो यह एक्ट प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, यह है प्रोसीजर। अब यहां एक्सप्लेनेशन 1 है, आप इसे एक बार गौर से देखिए। इन दिस आर्टिकल इन क्लाउजेज A to E स्टेट इंक्लूड्स अ यूटी। A to E के अंतर्गत जितने भी जगह स्टेट लिखा गया है यह यूटी को इंक्लूड करता है। बट इन द प्रोविजो, इस कंडीशन में जहां जहां भी स्टेट मेंशन है उसमें यूटी इंक्लूड नहीं करता है। मैं इसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। चलिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। आइए अब समझते हैं कि क्या भारतीय संसद को अपने भूभाग को, इंडियन टेरिटरी के किसी भी भूभाग को किसी अदर कंट्री को देने का अधिकार प्राप्त है। इसे समझने के लिए हम एक कहानी को समझेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को निर्धारित करने की जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को दी गई और बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान के तरफ एक क्षेत्र था बेरुबारी का, जिसे कि समझौते के अनुसार, सीमा रेखा विभाजन के अनुसार बेरुबारी के इस क्षेत्र को भारतीय भूभाग में शामिल किया गया, लेकिन संयोग से यह लिखित डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं था, जिसके कारण पाकिस्तान को इस मुद्दे को विवाद के रूप में कन्वर्ट करने का मौका मिल गया, क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल भी था। अब इस क्षेत्र को अपनाने के लिए लगातार विवाद बना रहा। इस विवाद को निपटाने के लिए ही 1958 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून के बीच समझौता हुआ, जिसे कि नेहरू नून अग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस अग्रीमेंट में इस बेरुबारी के क्षेत्र को बराबर बराबर भाग में दोनों ही देशों को बांटने का समझौता किया गया, लेकिन बंगाल राज्य जो है वो इस समझौते के फेवर में नहीं था, जिसके कारण यह विवाद लगातार बढ़ता चला गया। अब इस विवाद को निपटाने के लिए नेहरू जी ने आर्टिकल 143 का सहारा लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 143 में है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आ गया हो या कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रश्न सामने आ गया हो जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय लेना आवश्यक है या ली जानी चाहिए, वैसे केस में राष्ट्रपति कोर्ट से कंसल्ट कर सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट में, वर्ड पर यहां ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 143(1) में है द कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में प्रेसिडेंट को अपनी राय दे सकेगा, यह जरूरी नहीं है में देना चाहे तो देगा। वहीं आर्टिकल 2 आप देखिए, इसके सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ द सुप्रीम कोर्ट शैल आवश्यक रूप से देगा। इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग आर्टिकल 143 में गहराई से समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यह समझेंगे कि सरकार द्वारा आर्टिकल 143(1) का प्रयोग करके यह प्रश्न पूछा गया ताकि इस विवाद को ज्यादा तूल ना दिया जा सके और इस विवाद का निपटारा किया जा सके। तो सवाल क्या पूछा गया 143(1) के द्वारा? सवाल यह पूछा गया कि क्या राज्य को अपनी टेरिटरी किसी अन्य देश को देने का अधिकार है? पहला। दूसरा, यदि है तो क्या सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर ही काफी है या वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए? तीसरा, यदि एग्जीक्यूटिव पावर काफी नहीं है
तो वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो क्या आर्टिकल 3 में जो दिया गया है वह अधिकार काफी है, या फिर आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो फिर इतने सारे प्रश्नों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। क्या राज्य को टेरिटरी किसी अन्य देश को देने का अधिकार है? बिल्कुल है, क्योंकि राज्य संप्रभु है। तो क्या राज्य एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा दे सकती है? नहीं, राज्य अपने एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा अपने देश की किसी टेरिटरी को किसी अन्य देश को नहीं दे सकती है। तो क्या आर्टिकल 3 के द्वारा दी गई शक्ति पर्याप्त है? इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि यह इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया गया है आर्टिकल 3। अब इसके बाद मेंशन किया गया कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप अपने भूभाग को देना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, या तो आप संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 3 में यह मेंशन कर दीजिए कि राज्य अपने भूभाग को किसी अन्य राज्य को दे सकेगा, या फिर आर्टिकल 368 के प्रयोग के द्वारा ही संविधान संशोधन के द्वारा इस भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप दीजिए। ठीक है, दोनों में बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है, समझना पड़ेगा। ऐसा कर देने के बाद अगर सरकार द्वारा इसको यूटिलाइज किया जाता, इस तरीके से किया जाता, तो क्या होता? आर्टिकल 368 के द्वारा संसद आर्टिकल 3 में संशोधन कर देती, अपने भूभाग को किसी भी अन्य देश को सौंप सकेगा। तो इसके बाद क्या होता? इसके बाद अगर संसद को किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना होगा तो केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, और इस केस में जब भी देना होगा तो विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। तो नेहरू सरकार ने बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए इस रूट को चुना। इस रूट को चुनने के फायदे ये रहे कि आगे चल के किसी भी टेरिटरी को अन्य देश को देना इतना आसान नहीं है। इसके तहत अगर ऐसा करना है तो विशेष बहुमत सदन में प्राप्त करना होगा। यह एक बहुत ही बेहतर डिसीजन था। नेहरू सरकार ने इस रास्ते को चुना और इसके बाद आर्टिकल 368 के में संशोधन करके 1960 में बेरूबारी के क्षेत्र को बांग्लादेश को यानी पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया। यह था आर्टिकल 3। इसके बाद अगले वीडियो में हम आर्टिकल 4 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।